शनाया ने कबीर से कहा था कि वो इस दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा उससे प्यार करती है, कि कबीर ही उसका घर है, उसका हमसफर है, जिसके साथ वो बूढ़ी होगी। लेकिन जब कबीर को गंभीर स्टेज 3 कैंसर का पता चला तो उसके 3 महीने बाद ही शनाया उसे छोड़कर चली गई। ये कहानी कबीर के लिए सहानुभूति बटोरने के लिए नहीं है और ना ही शनाया को विलेन के तौर पर पेश करने के लिए है, क्योंकि सच कहा जाए तो ये करना बहुत आसान है। ये कहानी उन सवालों के जवाब ढूंढने के बारे में है। जब शनाया वापस आई, जब कबीर मौत के मुंह से बच निकला था, जब अचानक वो फिर से प्यार किए जाने के लायक हो गया था, तो कबीर ने जो किया क्या वो गलत था? लेकिन इसके लिए कहानी को शुरू से शुरू करना जरूरी है, क्योंकि संदर्भ बहुत मायने रखता है। ये समझना जरूरी है कि सब कुछ बिखरने से पहले वे दोनों कौन थे। कबीर शनाया से तब मिला था जब वो 24 साल का था। उसने बेंगलोर के एक टेक स्टार्टअप में ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर काम शुरू ही किया था। शनाया 23 साल की थी। वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में काम करती थी। उनकी मुलाकात उन बोरिंग बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट में हुई थी जहां असल में कोई दिल से जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी सब अपनी हाजिरी लगाते हैं। शनाया में एक अलग ही एनर्जी थी, जैसे वो हमेशा किसी अनदेखी ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर रही हो। हमेशा मन ही मन ये सोचती रहती थी कि बाद में ये पल किसी कहानी या पोस्ट में कैसा दिखेगा। कबीर इसके बिल्कुल उल्टा था। वो स्प्रेडशीट और आंकड़ों वाला लड़का था। वो भविष्य के अनुमान पर चलता था। उसमें वो शांत आत्मविश्वास था जो सिर्फ बातें करने के बजाय असल में चीजें बनाने से आता है। शनाया और कबीर तुरंत कनेक्ट हो गए। उस इवेंट में शनाया ने उन दोनों की एक सेल्फी ली और उसे एक कैप्शन के साथ पोस्ट किया, जिसमें अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन के बारे में लिखा। कबीर को लगा कि यह थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसे यह सब थोड़ा आकर्षक भी लगा। 3 महीने के अंदर उनकी सगाई हो गई थी। वे इंदिरा नगर में कबीर के फ्लैट में साथ रहने लगे। दोनों के माँ बाप को शादी से पहले इस तरह एक साथ रहने से थोड़ी दिक्कत तो थी, लेकिन क्योंकि उनकी सगाई हो चुकी थी, इसलिए बाद में दोनों के घर वाले उन्हें साथ रहने के लिए मना नहीं कर पाए। देखते ही देखते 6 महीने के अंदर शनाया शादी, बच्चों और पूरे पैकेज के बारे में बात करने लगी। जब शनाया उनके भविष्य के बारे में बातें करती तो वो सुंदरता और दिखावे के बारे में बातें करती थी कि उन दोनों का साथ कैसा दिखेगा, जो एक अच्छी कहानी में फिट बैठता हो। और जब कबीर भविष्य के बारे में बात करता था तो वो रिटायरमेंट फंड्स के बारे में बात करता था। उन दोनों के करियर कैसे आगे बढ़ेंगे, किस चीज़ को प्राथमिकता पहले होगी, और अगर उनमें से कोई बीमार पड़ गया तो वे क्या करेंगे। कबीर ने एक बार ये बीमार पड़ने वाली बात उठाई भी थी, लेकिन उस पर शनाया हंस पड़ी थी और उसने कहा था कि वे दोनों ऐसी गंभीर चीज़ों के बारे में सोचने के लिए अभी बहुत छोटे हैं। कबीर ने तब इस बात पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। कबीर जब 25 का हुआ, वो पूरी तरह स्वस्थ था और इतना नादान कि उसे लगता था कि मुसीबत के लिए पहले से प्लान बनाना उसे न्योता देने जैसा है। लेकिन अक्टूबर की एक आम दोपहर को उसे बीमारी का पता चला। कबीर हफ्तों से थका हुआ महसूस कर रहा था। बिना किसी वजह के उसका वजन गिरता जा रहा था और उसे लगातार खांसी हो रही थी, जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। उसने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए। उन टेस्ट में डॉक्टर को कुछ ऐसा अजीब दिखा कि तुरंत उन्होंने कुछ और ढेर सारे टेस्ट करने को कहा। और अचानक कुछ ही दिनों में कबीर एक कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के सामने बैठा था। उसे बताया गया कि उसे ब्लड कैंसर है
और उन्हें तुरंत इलाज शुरू करना होगा। डॉक्टर ने अग्रेसिव, स्टेज 3 और कीमोथेरेपी जैसे भारी शब्द इस्तेमाल करे। कबीर बस वहां बैठा सिर हिलाता रहा, जैसे उसे सब समझ आ रहा हो। लेकिन सच तो यह था कि वो शनाया के बारे में सोच रहा था कि वो उसे कैसे बताएगा और ये खबर सब कुछ कैसे बदल देगी। डॉक्टर से बातचीत करने के बाद उसने हॉस्पिटल की पार्किंग से शनाया को फ़ोन किया। वो तुरंत उससे मिलने दौड़ी चली आई और जब कबीर ने उसे बताया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने कबीर का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और कहा, हम दोनों मिलकर इससे लड़ेंगे, तुम डरना मत और सब ठीक हो जाएगा। शनाया की ये बातें सुनकर कबीर को थोड़ा दिलासा मिला। उसने सोचा कि उसे कितनी सच्ची जीवन साथी मिल गई है। और शुरुआत के कुछ हफ्ते शनाया सच में कमाल की थी। वो हर अपॉइंटमेंट पर साथ आती थी। जब कबीर इतना परेशान होता था कि फोकस नहीं कर पाता था तो वो डॉक्टर की बातों के नोट्स ले लेती थी। डाइट और सप्लीमेंट और दूसरे इलाजों के बारे में रिसर्च करती थी। उसने इसके बारे में सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। अजीब तरीके से नहीं, बल्कि उस दिखावटी सपोर्ट वाले तरीके से जिसमें वो कैंसर से ठीक होने की दर के बारे में आर्टिकल शेयर करती थी और कैप्शन में मजबूत रहने की बातें लिखती थी। उसके दोस्त दिल वाले इमोजी और दुआओं के साथ कमेंट करते थे और वो हर एक कमेंट का जवाब देती थी। कबीर को ये पसंद नहीं था कि उसकी निजी बीमारी का इस तरह पब्लिक में तमाशा बने, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद शनाया इसे अपने तरीके से प्रोसेस कर रही है, कि उसे भी एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। शायद यही उसका तरीका हो जिससे वो अपने आप को स्थिर और मजबूत रखती हो। लेकिन उस वक्त कबीर को ये एहसास नहीं हुआ कि शनाया दरअसल एक कहानी बुन रही थी जिसमें वो अपने बीमार मंगेतर के साथ खड़ी एक समर्पित होने वाली बीवी थी। और ऐसी कहानियां तभी काम करती हैं जब कोई दर्शक उन्हें देख पा रहा हो। नवंबर में कबीर की केमोथेरेपी शुरू हुई और इस थेरेपी का अनुभव उसके लिए उतना ही भयानक था जितना उसने लोगों से इसके बारे में सुना था। उसे हर वक्त मतली, हर वक्त थकान और खाने का स्वाद किसी धातु जैसा लगने लगा था और नहाते समय बालों को गुच्छों में गिरते हुए देखना कबीर को रोज अंदर से तोड़ देता था। लेकिन उसके लिए सबसे बुरा यह था कि शनाया को धीरे धीरे गायब होते देखना। जल्दी ही वो काम का बहाना बनाकर शहर के दूसरे इलाके में रहने के लिए चली गई। उसने कहा कि उनके फ्लैट से अप डाउन करना उसे थका देता है। वो अब भी हॉस्पिटल आती थी, कबीर के बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर बैठती थी, लेकिन मानसिक रूप से वो कहीं और होती थी। जब कबीर को ड्रिप लग रही होती तो वो अपने फ़ोन में स्क्रॉल करती रहती। जब कबीर उससे बताने की कोशिश करता कि वो कितना डरा हुआ है तो वो कहती, मुझे पता है जानू, मुझे भी डर लगता है। लेकिन इस तरह से कहती थी जैसे वो किसी स्क्रिप्ट की लाइनें पढ़ रही हो। कबीर के इलाज के तीसरे हफ्ते के आसपास शनाया ने बीमारी के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना बंद कर दिया। इस अचानक हुए बदलाव के बारे में जब कबीर ने उससे पूछा तो उसने कहा, मुझे अभी थोड़ी प्राइवेसी चाहिए कबीर। तुम्हें नहीं पता कि एक लड़की के लिए रोज़ रोज़ ये सोचना कि उसके मंगेतर को एक जानलेवा बीमारी है कितना परेशान करता है। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कबीर को समझ नहीं आया कि वो शनाया को कैसे बताए कि इस बीमारी से जूझना, तकलीफ सहना और उसके बारे में सिर्फ सोचना, इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का अंतर है। पर उसने कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि अगर वो इस बारे में उसे कुछ कहता तो वो स्वार्थी कहलाता। दिसंबर तक शनाया कबीर के आधे अपॉइंटमेंट पर ही आती थी। उसके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता था। काम में बिजी थी, तबीयत ठीक नहीं थी। एक बार तो उसने कहा
कि उसे अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना था। ये बात कबीर को सबसे ज़्यादा चुभी, क्योंकि वो इस पर क्या कहता? क्या वो ये कहता कि शनाया की मेंटल हेल्थ उसके कैंसर से कम ज़रूरी थी? कबीर वैसा इंसान नहीं था, इसलिए उसने बस इतना कहा कि वो समझता है, और ये सोचने की कोशिश नहीं की कि वो अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी चीज़ का सामना असल में अकेले कर रहा है। कबीर के माता पिता देश के दूसरे कोने कोलकाता में रहते थे, और परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि वो महीने में एक बार से ज़्यादा नहीं आ सकते थे। दरअसल उसके माता पिता भी अक्सर बीमार रहते थे। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के चलते उन्हें खुद की देखभाल करने के लिए एक नर्स को काम पर रखना पड़ा था। ऊपर से बुढ़ापे में अपने जवान बेटे को कैंसर जैसी बीमारी हो गई है, ये पता चलने पर उनकी हालत और भी खराब हो गई थी। कबीर भी नहीं चाहता था कि उसके बूढ़े माता पिता उसे उस रूप में बार बार देखें। वो अंदाज़ा लगा सकता था कि किसी भी माँ बाप को अपनी संतान को मरता देखना उन्हें अंदर से कितना तोड़ देता होगा। इसीलिए वो उन्हें अपनी हालत के बारे में अक्सर झूठ बोल देता था। कहता था कि डरने की बात नहीं है, दवाइयाँ काम कर रही है, जल्द ही वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। पर वास्तविकता कुछ और थी। उसका एक भाई आर्मी में था और वो बॉर्डर पर पोस्टेड था। वो भी मुश्किल से एक दो बार ही आ पाया, लेकिन कबीर ने भी उससे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं की। बल्कि उस पल कबीर को अपने भाई पर और भी ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि कैसे उसका भाई पूरी तरह से तंदुरुस्त होकर भी बिना किसी निजी स्वार्थ के पहले से ही सर पर कफन बांधकर देश की सीमा पर खुद से अपनी जान देने को तैयार है। इन परिस्थितियों की वजह से ये माना जा रहा था कि शनाया और कबीर ही मिलकर इस चीज़ का सामना करेंगे, लेकिन धीरे धीरे सिर्फ कबीर ही अकेला रह गया। सब कुछ बदल देने वाला मोड़ जनवरी की शुरुआत में कबीर के फ्लैट के पास वाली एक कॉफ़ी शॉप में आया। कबीर ने कुछ ही दिनों पहले कीमो का अपना सबसे बुरा राउंड ख़त्म किया था। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि वो मुश्किल से ही पानी पी पा रहा था, और शनाया ने उसे बात करने के लिए मिलने को कहा था। उसके कुछ भी कहने से पहले ही कबीर को पता था कि क्या होने वाला है। वो शनाया के सीधे उसकी तरफ न देखने के तरीके से और बातचीत शुरू होने से पहले ही उसके रोने के तरीके से समझ गया था। उसने कहा, मैं अब ये और नहीं कर सकती कबीर, मैं बस नहीं कर सकती। कबीर ने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है, हालांकि वो अंदर ही अंदर जानता था कि ये बातचीत किस ओर जाने वाली है। उसने कहा कि वो एक हमेशा के लिए देखभाल करने वाली औरत बनने के लिए अभी तैयार नहीं है। उसके माता पिता का भी ये कहना था कि वो उसकी ज़िंदगी अस्पतालों में बिताने के लिए अभी बहुत छोटी है। वो किसी को मरते हुए देखने के बजाय असल में जीने की हकदार है। यह आखिरी बात कबीर को सबसे ज़्यादा बुरी लगी। शनाया और उसके परिवार का पक्का यकीन कि वो मर रहा है, जैसे ये पहले से ही तय हो चुका हो। कैंसर जैसी बीमारी से वो एक तरह से अकेले ही लड़ रहा था, पर अंदर ही अंदर उसे थोड़ा दिलासा था कि दिखावे के लिए ही सही, पर कम से कम शनाया उसके साथ है। पर अब हालात बदल चुके थे। जिंदगी की कड़वी सच्चाई ने अभी अभी उसे थप्पड़ मारा था, और उसी जिंदगी के लिए वो लड़ भी रहा था। दुख और गुस्से का अजीब सा मिश्रण उसके अंदर उभरा। पर कबीर चिल्लाया नहीं, वो रोया नहीं, वो बस वही बैठा रहा और शनाया को वो सब कहने दिया जो वो कहना चाहती थी। शनाया ने आगे कहा कि वो कबीर से बेहद प्यार करती है, पर उसके आगे की जिंदगी, उसका करियर सब दांव पर लग जाएगा। मेरे सामने पूरी जिंदगी है कबीर, और तुम। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। थोड़ी देर दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर शनाया ने कहा, कुछ तो कहो। जवाब में कबीर ने कहा, मुझे उम्मीद है
कि तुम्हें वो मिल जाए जिसकी तुम्हें तलाश है, और बस बात खत्म। उस रात शनाया ने कबीर का नंबर ब्लॉक कर दिया, उसे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक कर दिया। यहाँ तक कि जब कबीर की माँ ने उससे संपर्क करने की कोशिश की तो उसने कबीर के परिवार को भी ब्लॉक कर दिया। ऐसा लगा जैसे कबीर पहले ही मर चुका है और वो बस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है। बाद में कबीर को एक कॉमन दोस्त से पता चला कि शनाया ने सोशल मीडिया पर खुद को चुनने, बाउंड्री सेट करने और टॉक्सिक रिलेशनशिप से ठीक होने के बारे में कुछ पोस्ट किया था, और लोग उसे ऐसे सपोर्ट कर रहे थे जैसे वो इस सब में पीड़ित हो। कबीर अपने फ्लैट में अकेला था, सर के बाल झड़ चुके थे, उल्टी जैसा महसूस कर रहा था और सच में पक्का नहीं था कि वो अगले 6 महीने जी पाएगा या नहीं। और शनाया को उसे छोड़ने की बहादुरी के लिए वाहवाही मिल रही थी। ये विडंबना कबीर से छिपी नहीं थी। उसके जाने के बाद उन महीनों में जब कबीर अपने सबसे बुरे दौर में था और वहाँ कोई नहीं था जो इसे देखे, उसने एक कड़वा सच महसूस किया। शनाया इसलिए नहीं गई क्योंकि कबीर बीमार था, वो इसलिए गई क्योंकि कबीर एक जोखिम बन गया था। जब तक वो स्वस्थ और सफल था और एक अच्छी जिंदगी बना रहा था, तब तक वो एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के लायक था। और जब वो अनिश्चित हुआ, जिस पल उसे प्यार करने के लिए सिर्फ इंस्टाग्राम कैप्शन के बजाय असल में त्याग करने की ज़रूरत पड़ी, तब वो उसके लायक नहीं रहा। वो कोई डायन नहीं थी, वो बस ऐसी इंसान थी जिसे कबीर के असली रूप से ज़्यादा कबीर के आइडिया से प्यार था। और जब ये दोनों चीज़ें मैच करना बंद हो गई तो उसने खुद को चुना। कबीर के मन के एक हिस्से ने इस सब के लिए कभी शनाया को जिम्मेदार नहीं माना। और एक बात थी जो उसने महसूस की, एक ऐसी बात जो कोई आपको आपकी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर के बारे में नहीं बताता, वो ये कि असल में ये दौर काफ़ी स्थिर होता है। एक बार जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ आप सब कुछ खो देते हैं जो आपको लगता था कि आपके लिए मायने रखता है, तो आप दूसरे लोगों के लिए जीना बंद कर देते हैं। और तभी आप इसलिए जीना शुरू कर देते हैं क्योंकि आप अभी भी सांस ले रहे हैं और आप इसके साथ कुछ कर सकते हैं। कबीर फरवरी में एक हॉस्पिटल के बेड पर लेटा था, नर्सों और डॉक्टरों को छोड़कर बिल्कुल अकेला। वहीं उसने एक फैसला किया, अगर उसे मरना ही है तो वो कुछ ऐसा बनाते हुए मरेगा जो मायने रखता हो, और अगर उसे जीना है तो वो किसी ऐसे इंसान के लिए जिएगा जिसने उसे बिना किसी गारंटी के चुना हो। डॉक्टरों ने उसे बचने का 30% चांस दिया था। शनाया के जाने के बाद कबीर ने पहला महीना ये सोचते हुए बिताया था कि क्या वो सच में इन मुश्किलों से लड़ना भी चाहता है। ये कैंसर से लड़ाई के बारे में वो बात है जिसके बारे में आम तौर पर कोई बात नहीं करता। ये लड़ाई सिर्फ आपका शरीर नहीं लड़ता है, बल्कि आपका दिमाग ये तय कर रहा होता है कि क्या ये लड़ाई लड़ने लायक भी है या नहीं। और जब आप सुबह 3 बजे हॉस्पिटल के टॉयलेट में अकेले उल्टियाँ कर रहे होते हैं तो इसका जवाब हमेशा साफ नहीं होता। लेकिन फरवरी के आखिर में कबीर के साथ कुछ बदल गया। कबीर एक बहुत मुश्किल केमो सेशन के बाद अपने हॉस्पिटल बेड पर लेटा था। उसने अपना लैपटॉप खोला और उस बिजनेस प्लान को देखा जिस पर वो डायग्नोसिस से पहले काम कर रहा था। एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क जिसे उसने कम्पिटिटिव मार्केट में स्टार्टअप को स्केल करने के लिए बनाया था। उसने इसे एक बार शनाया को भी दिखाया था। उसने कहा था कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही पूछा था कि इससे असली पैसे कब मिलेंगे। कबीर ने तब इसे साइड में रख दिया था क्योंकि वो अपनी नौकरी में बिजी था और उस वक्त उसे ये बस एक साइड प्रोजेक्ट जैसा लग रहा था। लेकिन अब कबीर के पास वक्त ही वक्त था। उसने सोचा कि अगर मुझे मरना ही है तो क्यों ना कुछ ऐसा करते हुए मरूं जो मेरे लिए मायने रखता हो।
उसने अपने हॉस्पिटल बेड से ही फ्रेमवर्क को फिर से बनाना शुरू किया। पुराने क्लाइंट्स को ईमेल से कांटेक्ट किया और सिर्फ अपना दिमाग बिजी रखने के लिए सस्ते में कंसल्टिंग सेशन ऑफर किए। काम धीमा था क्योंकि कुछ दिन वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। कीमो ट्रीटमेंट की वजह से उसका दिमाग इतना सुन्न हो जाता था कि वो ठीक से बात भी नहीं कर पाता था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके डॉक्टर ने कहा कि बिजी रहना असल में मदद कर सकता है, कि जिन मरीजों का कोई मकसद होता है वे ट्रीटमेंट पर बेहतर रिस्पॉन्स देते हैं। कबीर को लगा कि ये असली साइंस है भी या नहीं। क्या ये बात सिर्फ ऐसी थी जो ये हॉस्पिटल वाले लोग मरने वालों को मोटिवेटेड रखने के लिए कहते होंगे? उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मार्च तक उसके पास 3 क्लाइंट थे, अप्रैल तक 7 और मई तक उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ऐसा बना रहा है जिसे असल में बड़ा किया जा सकता है। ये विडंबना भी कबीर से छिपी नहीं थी कि वो एक ऐसे भविष्य की प्लानिंग कर रहा था जिसे शायद वो देखने के लिए जिंदा भी ना रहे। लेकिन जब आप मौत के करीब होते हैं तो उम्मीद ऐसी ही दिखती है और ये काम करती है। तभी उसकी मुलाकात प्रिया से हुई। वो उसके फ्लोर पर सिर्फ कैंसर के पेशेंट के लिए रखी गई नर्सों में से एक थी, तकरीबन 20-22 साल की, और उसका रवैया बिल्कुल सीधा साधा और बेबाक था। कबीर ने महीनों बाद इस चीज़ की कद्र की क्योंकि बाकी लोग उसके आसपास ऐसे घूमते थे जैसे वो पहले से ही एक लाश हो। प्रिया दुख भरी बेचारा वाली आवाज़ में बात नहीं करती थी। वो कबीर को कमज़ोर नहीं समझती थी। वो बस आती थी, अपना काम करती थी और कभी कभी जब कबीर उल्टी की शिकायत करता तो उसे ड्रामा बंद करने के लिए कह देती थी। उनकी पहली असली बातचीत जून में हुई, जब उसने कबीर को रात के 2 बजे लैपटॉप पर काम करते हुए देखा और पूछा कि वो इतनी रात को क्यों जाग रहा है। तो कबीर ने उससे कहा, मैं मरने के बाद आराम कर लूँगा। प्रिया ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, जिस हिसाब से तुम बर्ताव कर रहे हो तुम्हारी उम्मीद से पहले ही आराम करने लगोगे। प्रिया के इस तंज भरे जवाब से कबीर महीनों में पहली बार दिल खोल कर हंसा। प्रिया वहीं बैठ गई और पूछा कि वो किस चीज़ पर काम कर रहा है। कबीर ने उसे पूरा फ्रेमवर्क समझाया। उसे लगा कि वो बोर हो जाएगी या उसे पॉजिटिव रहने के बारे में कोई प्रवचन दे देगी, लेकिन इसके बजाय प्रिया ने मार्केट पोजीशनिंग और कस्टमर एक्विजिशन के बारे में बहुत सटीक सवाल पूछे, जिससे कबीर को पता चला कि वो सच में सुन रही थी। उसके बाद वो अपने ब्रेक के दौरान आती और वे दोनों अक्सर बातें करते, कैंसर के बारे में नहीं, कबीर के ठीक होने के चांस के बारे में नहीं, बस रोज़मर्रा की बातें। उसने कबीर को अपनी मकान मालकिन के बारे में बताया जो उस पर चिल्लाती थी क्योंकि प्रिया को बिल्लियां पालने का शौक था। उसने अपने परिवार के बारे में बताया जो पुरी में रहता था। उसने बताया कि वो पहले बच्चों के हॉस्पिटल में काम करती थी, लेकिन बीमार बच्चों को तकलीफ में देखना उसके लिए दर्दनाक था। इसीलिए उसने बड़े लोगों के हॉस्पिटल में काम करना ठीक समझा, क्योंकि कम से कम बड़े लोग ये समझते थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। कबीर ने उसे अपने काम के बारे में, अपने परिवार के बारे में सब कुछ बताया, सिवाय शनाया के, क्योंकि उसके बारे में कहने को अब बचा ही क्या था। वो जा चुकी थी हमेशा के लिए। उन दोनों की बातचीत अब रूटीन बन गई थी। जब भी प्रिया की शिफ्ट होती वो 20 मिनट निकालकर कबीर के साथ बैठती और वे दोनों बातें करते। कबीर उस 20 मिनट का इंतज़ार करने लगा था, हालांकि वो इस बात का कोई मतलब नहीं निकालना चाहता था। प्रिया ने भी कभी उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पूछा, कभी किसी बात के लिए जोर नहीं डाला। कबीर को वो 20 मिनट का साथ एक आज़ादी जैसा लगने लगा था, एक ऐसे इंसान का साथ जो कबीर को सिर्फ बीमार हालत में जानता था, जिसके पास तुलना करने के लिए उसका पहले वाला रूप नहीं था। कबीर को उसके ठीक होने के बारे में अगस्त महीने में बताया गया, उसके बीमार होने के लगभग 10 महीने बाद। उसके डॉक्टर ने कहा कि चमत्कारिक रूप से
ट्यूमर काफ़ी सिकुड़ गए हैं। इलाज उम्मीद से बेहतर काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि उसे अभी भी निगरानी में रहना होगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो ठीक हो गया था। वो बस ऑब्जर्वेशन में था। कबीर ने सबसे पहले दिल्ली में अपने माता पिता को फ़ोन किया। उसके माता पिता ये खुशखबरी सुनकर फ़ोन पर ही रो पड़े। फिर उसने अपने भाई को फ़ोन किया। उसने कहा कि जैसे ही उसे छुट्टी मिलेगी वो मिलने आएगा। और फिर कबीर अपने घर वापस आया। प्रिया उससे मिलने शाम को आई। उस दिन वो ड्यूटी पर नहीं थी, लेकिन उसके सहकर्मी ने उसे फ़ोन पर यह खबर दी थी। वो अपने साथ चाइनीज़ स्ट्रीट फूड लेकर आई थी और आते ही उसने मजाक किया, अब तुम ऐसे खाने को टालने के लिए अपनी बीमारी का बहाना नहीं बना सकते। फिर दोनों ने सोफे पर बैठकर खाना खाया। उन्होंने इस बारे में बात नहीं की कि कबीर बच गया था। वे बस उस पल में जी रहे थे। कबीर को याद आया कि असली संतुष्टि ऐसी ही होती है। ये कोई बहुत बड़ी एक्साइटमेंट या राहत नहीं थी, बल्कि बस जिंदा रहने के लिए और किसी ऐसे इंसान के साथ होने के लिए एक शांत आभार था जो उसकी परवाह करता था और उससे बदले में कुछ नहीं चाहता था। उसके बाद कबीर का बिजनेस चल पड़ा। उसे पता चला कि मौत के करीब के अनुभव ने उसे अपने बिजनेस स्ट्रेटजी में सबसे ज़रूरी चीज़ों पर पहले ध्यान देना सिखाया था। क्लाइंट्स खास तौर पर उसके इसी सीधे और स्पष्ट अप्रोच की वजह से उससे संपर्क करने लगे। ग्रोथ उसकी उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से हुई। नवंबर तक उसने 2 कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिए थे। अगले साल जनवरी तक वो कोरमंगला में एक छोटे से ऑफिस स्पेस में शिफ्ट हो गया था और मार्च तक वो अपनी पुरानी स्टार्टअप वाली नौकरी से ज़्यादा पैसे कमा रहा था। वो कोई करोड़पति नहीं बन गया था, लेकिन वो स्टेबल था, सफल था और अपनी ज़िंदगी में सच में कुछ कर रहा था। प्रिया और कबीर ने अक्टूबर के आसपास अस्पताल के बाहर एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया था। उन दोनों के बीच किसी रिश्ते की बात नहीं थी। बस जब प्रिया की शिफ्ट खत्म हो जाती तो वो कॉफ़ी या किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए चले जाते और कबीर को यह सब इतना हल्का महसूस होता था जैसा उसे पहले कभी किसी रिश्ते में नहीं लगा था। प्रिया ने कभी कबीर से भविष्य की योजनाओं के बारे में नहीं पूछा, कभी उसके रिश्ते को नाम देने के लिए दबाव नहीं बनाया। वो बस आती थी और दोनों के बीच के पलों को स्वाभाविक रूप से बनने देती थी। कबीर ने उसे एक बार बताया कि प्रिया के साथ वो कितना सहज महसूस करता है। कहा कि वो कितने आसानी से बातों को संभाल लेती है। प्रिया ने जवाब में कुछ ऐसा कहा जो कबीर के दिल में उतर गया। उसने कहा, मैं तुमसे तब जुड़ी थी जब तुम मौत के करीब थे, इसलिए अभी जो हम साथ में पल गुजार रहे हैं ये सब बोनस ही समझो। ये बात कबीर को एक मीठे दर्द की तरह लगी। जिस कैजुअल तरीके से प्रिया ने माना कि उसने कबीर को तब चुना था जब फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं थी, जब उससे प्यार करना असल में एक रिस्क था। उसने तब चुना था जब वो एक डूबता हुआ जहाज था, न कि तब जब वो एक चमकता सितारा था। तभी शनाया कबीर की जिंदगी में वापस आई। वो अप्रैल का महीना था। उसके जाने को 2 साल से ज़्यादा हो चुके थे और कबीर को उसका एक मैसेज रिक्वेस्ट मिला। जाहिर है उसने कबीर को अनब्लॉक कर दिया था। मैसेज में लिखा था कि उसने सुना है कि कबीर अब ठीक हो गया है और वो उसके लिए बहुत खुश है, और उसे हमेशा पता था कि कबीर बहुत मजबूत है, वो आसानी से इस सब से बाहर निकल आएगा। उस मैसेज ने कबीर को थोड़ा परेशानी में डाल दिया। 1 घंटे बाद उसने फिर मैसेज किया। उसने कहा कि उसे पता है कि बहुत समय हो गया है, लेकिन वो सच में उससे दोबारा जुड़ना चाहती है। उसने लिखा कि उसने बहुत कुछ सीखा है और उसे लगा कि कबीर को उस इंसान पर गर्व होगा जो वो अब बन गई है। कबीर उन मैसेजेस को बहुत देर तक देखता रहा। ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए, और जवाब था कुछ नहीं, बस थोड़ी सी जिज्ञासा थी।
कि उसे ऐसा क्यों लगा होगा कि कबीर अब उससे बात करना चाहेगा। कबीर ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन शनाया कोशिश करती रही। मैसेजेस में उसने बताया कि वो कबीर की कंपनी की ग्रोथ को कैसे फॉलो कर रही थी। उसने हमेशा कबीर की काबिलियत पर कैसे विश्वास किया था और पिछले 2 सालों में उसने कबीर के बारे में कितनी बार सोचा। इस आखिरी बात पर कबीर को गुस्सा आया, जैसा बाकी बातों पर नहीं आया था, क्योंकि अगर उसने कबीर के बारे में इतनी बार सोचा होता तो वो उन महीनों में कभी भी उसे अनब्लॉक कर सकती थी। जब कबीर को सच में किसी की ज़रूरत थी, वो तब उसका हालचाल पूछ सकती थी जब वो सिर से गंजा था, कीमो की वजह से उल्टियाँ कर रहा था और परेशान था। लेकिन वो तभी वापस आई जब हालचाल पूछना सुरक्षित था, जब कबीर फिर से सफल हो गया था, जब उसे प्यार करना आसान था। एक दिन कबीर ने प्रिया को वो मैसेज दिखाए। प्रिया ने बिना कुछ कहे उन्हें पढ़ा, फिर फ़ोन वापस कर दिया और पूछा कि कबीर क्या करना चाहता है। उसने ये नहीं पूछा कि उसे क्या करना चाहिए, न ही अपनी राय थोपी, बस पूछा कि वो क्या चाहता है। कबीर ने कहा कि उसे अभी पता नहीं है। प्रिया ने उससे कहा कि वो पता लगाए, लेकिन शनाया को यह न भूलने दे कि जब ज़रूरत थी तब असल में कौन वहाँ खड़ा था। फिर वो अपनी किताब पढ़ने लगी, इतने सामान्य तरीके से जैसे वे रात के खाने में क्या खाना है इस बारे में बात कर रहे हो। आखिरकार शनाया ने कबीर से पर्सनली मिलने के लिए कहा। उसने कहा कि उसे क्लोजर चाहिए। ना चाहते हुए भी कबीर ने हाँ कर दी। वे उसी कॉफ़ी शॉप पर मिले जहाँ शनाया ने उससे ब्रेकअप किया था। जब वो अंदर आई तो कबीर उसे मुश्किल से पहचान पाया। वो दिखने में तो वैसी ही थी, लेकिन उसके अंदर एक बेचैन सी एनर्जी थी जो पहले नहीं थी, जैसे वो बहुत ज़्यादा कैजुअल दिखने की कोशिश कर रही हो। उसने कोई अजीब सी नाम वाली कॉफ़ी ऑर्डर की और बैठ गई और तुरंत इस बारे में बात करना शुरू कर दिया कि अब वो कितनी मैच्योर हो गई है। उसने बताया कि वो थेरेपी ले रही थी। उसे समझ आ गया था कि उसने चीज़ों को गलत तरीके से हैंडल किया था, लेकिन वो उस वक्त बहुत छोटी थी और डरी हुई थी। उसने लगभग 20 मिनट तक अपने आत्मज्ञान के सफ़र के बारे में, खुद पर किए गए काम के बारे में और ये कि उसने कैसे महसूस किया कि ज़िंदगी में असल में क्या मायने रखता है, इस बारे में बात की। फिर उसने वो बात कही जिसने सब कुछ साफ कर दिया। उसने कहा, अगर मुझे पता होता कि तुम बच जाओगे, कि सब ठीक हो जाएगा, तो शायद मैंने अलग फैसले लिए होते। उस एक वाक्य ने कबीर को वो सब कुछ बता दिया जो उसे जानना था। वो इसलिए वापस नहीं आई थी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो कबीर से प्यार करती है, बल्कि वो इसलिए वापस आई थी क्योंकि खतरा टल गया था और अचानक कबीर फिर से इन्वेस्टमेंट के लायक हो गया था। कबीर ने उसे बात करते रहने दिया, उसे समझाने, जस्टिफाई करने और तर्क देने दिया। और जब वो आखिरकार रुकी और उम्मीद भरी नज़रों से कबीर को देखने लगी, तो कबीर को एहसास हुआ कि उसे लग रहा था कि कबीर उसे वापस अपना लेगा। उसने टेबल के उस पार से कबीर का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, मैंने कभी तुम्हारी परवाह करना बंद नहीं किया कबीर। मुझे बस इतना समय चाहिए था कि मैं इतनी मजबूत बन सकूं कि मुश्किल चीज़ों को हैंडल कर सकूं। कबीर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, तो मैं तुम्हारे लिए मुश्किल चीज़ था? शनाया के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कबीर अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और उससे कहा कि वो उसकी ईमानदारी की तारीफ करता है, लेकिन वो आगे बढ़ गया है। शनाया हैरान हो गई, जैसे उसे यह ख्याल ही नहीं आया था कि शायद कबीर उससे वापस नहीं चाहेगा। जब कबीर बाहर निकला तो उसने शनाया को पीछे से पूछते हुए सुना कि क्या कोई और है। कबीर ने जवाब नहीं दिया क्योंकि यह प्रिया के बारे में नहीं था। यह इस बारे में था कि जब जिंदगी मुश्किल हुई तो शनाया ने कबीर को दिखाया था कि वो असल में कैसी है, और कबीर ने उस सच पर विश्वास करने का फैसला किया था। कबीर ने अपनी कार में बैठकर प्रिया को फ़ोन किया और उसे मीटिंग के बारे में बताया। प्रिया ने पूछा कि उसे कैसा लग रहा है। कबीर ने कहा
कि उसे आज़ाद महसूस हो रहा है, जैसे उसने आखिरकार एक चैप्टर बंद कर दिया है जिसके बारे में उसे भी पता नहीं था कि वो अब भी खुला था। तभी प्रिया ने उसे बताया कि उसने अभी अभी एक और बिल्ली गोद ले ली है और उसकी मकान मालकिन अब उसे पक्का घर से निकाल देगी, इसलिए उसे रहने के लिए जगह चाहिए। कबीर हंसा और उसे अपने घर पर हमेशा के लिए रहने को आने को कहा। तो प्रिया ने कहा, शादी के बारे में पूछने का अच्छा तरीका है तुम्हारा। लगभग 3 महीने बाद कबीर और प्रिया उसकी कंपनी के एक नेटवर्किंग इवेंट में थे जो बेंगलोर के एक बड़े होटल में हो रहा था। तभी वहां शनाया आ गई। कबीर को नहीं पता था कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला। शायद वो कंपनी के सोशल मीडिया प्रोफाइल को फॉलो कर रही थी, या शायद बेंगलोर के स्टार्टअप सर्कल में उनके किसी कॉमन दोस्त से उसने सुना होगा। लेकिन वो एक ऐसे ड्रेस पहनकर आई थी जो साफ तौर पर महंगी थी और जिसे खास तौर पर कबीर को ये याद दिलाने के लिए चुना गया था कि वो क्या खो रहा है। वो तुरंत कबीर के पास नहीं आई, वो बस बार के पास खड़ी होकर उसे देख रही थी। जब प्रिया को एहसास हुआ कि वो कौन है, तो कबीर ने महसूस किया कि वो उसके बगल में थोड़ी तनाव में आ गई। जैसे ही प्रिया वॉशरूम गई, शनाया आखिरकार कबीर के पास आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिपचिपी मुस्कान थी, जैसे वो कोई पुराने दोस्त हो जो अचानक एक दूसरे से मिल गए हो। उसने कहा कि उसने देखा है कि कबीर की कंपनी अच्छा कर रही है और उसे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे हमेशा से पता था कि कबीर में पोटेंशियल है। कबीर चुप रहा, बस उसके असली मुद्दे पर आने का इंतजार करता रहा। शनाया ने कहना शुरू किया कि उससे गलती हुई थी और उसे लगा कि कबीर ये बात जानता है। उसने इशारा किया कि शायद इसीलिए कबीर अभी तक पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाया है। कबीर ने उसे स्पष्ट शब्दों में बताया, मैं पूरी तरह आगे बढ़ चुका हूँ शनाया, मैं खुश हूँ। शनाया ऐसे हंसी जैसे कबीर ने कोई बहुत बड़ा मजाक किया हो। उसने कहा, तुम समझौता कर रहे हो कबीर। तुम ऐसे इंसान के साथ हो जिसे पता ही नहीं है कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि ये सिर्फ तुम्हारा डर है? तुम्हें ऐसे इंसान के साथ रहने से डर लगता है जो तुमसे महान होने की उम्मीद करता है। तभी कबीर को एहसास हुआ कि शनाया सच में ऐसा मानती थी कि वो विक्टिम है। उसे लग रहा था कि कबीर उसकी उस अराजक ऊर्जा जिसे वो पैशन समझती थी, उसके बजाय स्थिरता को चुनकर गलती कर रहा है। कबीर के जवाब देने से पहले ही प्रिया वापस आ गई। उसने शनाया को काफी देर तक देखा, फिर एक तेज और बेहद खुशमिजाज आवाज में अपना परिचय दिया, जिससे वहां का माहौल और भी अजीब हो गया। प्रिया ने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है शनाया। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि कबीर को तुम्हारे बिना इतना अच्छा करते हुए देखना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वो मिल जाए जिसकी तुम्हें तलाश है। प्रिया ने जो कहा उसमें कुछ भी सीधे तौर पर बुरा नहीं था, लेकिन उसका मतलब साफ था। वो सब जानती थी। शनाया बस उन दोनों के बीच खड़ी होकर देखती रही। फिर उसने दबे स्वर में कहा कि तुम नहीं जानती कि मेरे और कबीर के बीच क्या था। और फिर वो वहां से चली गई। कबीर और प्रिया ने उसे जाते हुए देखा। प्रिया कबीर की तरफ मुड़ी और मासूमियत से पूछा, क्या मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया? और कबीर ने वहीं अपने नेटवर्किंग इवेंट के बीच में सबके सामने प्रिया को चूम लिया। वो आखिरी बार था जब कबीर ने शनाया को देखा। कबीर को बाद में दोस्तों से पता चला कि वो कुछ महीने बाद पेरिस चली गई, नई नौकरी और नई शुरुआत के लिए। कबीर ने उम्मीद की कि उसे जो कुछ भी चाहिए था वो उसे मिल जाए। इसलिए नहीं कि उसने शनाया को माफ कर दिया था या उसे लगा कि वे कभी दोस्त बन सकते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि गुस्सा पालने का मतलब होता कि शनाया अभी भी उसके लिए मायने रखती है, जबकि एक झूठ था जो मायने रखता था। वो थी वो औरत जिसने बिना किसी गारंटी के उसे चुना था।